आज के शो में हुकूमत बनाने और गिराने का हैजान खेज खेल, अगले चंद घंटे अहम करार। हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे, आसिफ अली जरदारी ने दावा कर दिया। ये नो कॉन्फिडेंस आने से पहले का खत है, लेकिन उसमें नो कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं या डिटेल्स हैं या मेंशन है वो किया हुआ उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी नो कॉन्फिडेंस को प्लान कर रहे थे, और मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। धमकी आमेज खत में नवाज शरीफ के मुलव्विस होने का इल्जाम, हकीकत क्या? काफ लीग की पीटीआई की तरफ उड़ान, अब सबकी नजरें एमक्यूएम के फैसले पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। सियासी खेल दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है। अब शायद कुछ ही दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ये फाइनल होना है कि अलाइस किस तरफ हैं। एक अलाय तो फाइनल कर चुके हैं PMLQ, दूसरे अलाय बैप की तरफ से भी 4 MNAs कल आपने देखा है। असलम भुतानी साहब का फैसला आ चुका है, शाहज़ैन भुट्टी साहब का फैसला आ चुका है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ अब सबकी नजरें MQM हैदराबाद की तरफ है कि वहां से क्या फैसला आता है। क्या हुकूमत घबरा रही है? क्या हुकूमत सोच क्या रही है? परवेज इलाही साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ख़त का माजरा क्या है? बात करते हैं फयाज चौहान साहब से, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। काफ़ी इस वक्त कहा जाए उनके हलकों में इस वक्त बासर हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये फरमाएं कि ये जो सारा नंबर गेम है, ये पिक्चर आप किस तरह देख रहे हैं? जो पिक्चर यहाँ नज़र आ रही है सामने, वो तो अब कुछ ही MNAs का फर्क रह गया है, कुछ ही सीटों का फर्क रह गया है अपोजिशन के पास, और आपके डिसिडेंट MNAs का वो तादाद 30-35 बताते हैं ऑलरेडी। MQM ने अभी फैसला किया नहीं है, तो कहीं घबरा तो नहीं रहे फयाज चौहान साहब हालात को देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के चेहरे से पिछले 25 दिनों में कभी आपने महसूस किया कि वो घबराए हुए हैं? लेकिन आप अगर इन्हीं आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जिसमें ये तीनों कठपुतली और स्टूजेस बैठे हुए थे, आसिफ जरदारी, छोटा जरदारी, मौलवी फजल रहमान और शहबाज शरीफ, सारों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तू शाकर आप सियाड़ा है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पूछ, साड़ी बूथियाँ वेख हालात ना पूछ के बिल्कुल ऐन मुताबिक। स्पेशली ये जो मकसूद चपड़ासी वाली सरकार और चेरी ब्लासम वाली सरकार है, इसके तो होश उड़े हुए हैं। आज की भी फुटेज दिखा दे। लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का और मैं उनका एक स्पाई बैठा हूँ, कोई मेरे चेहरे से कोई महसूस हो रहा है? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। और एक बात बड़ी कैटेगोरिकली आपको बता दूं, 1 वोट से जीते हैं या 10 वोट से जीते हैं, 1 से 10 वोट के दरमियान की फिगर में इंशाल्लाह हम ये अदम एतमाद, परेशान चेहरों से तो नहीं, लेकिन आपके गुजरा जो है जा रहे हैं, अलाइस के पास मुलाकातें हो रही हैं, ऑफर्स कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ अलाइस को, मुख्तलिफ लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ना टूटे, तो मतलब परेशानी तो है कि रात तक आप लोग मुलाकातें भी हो रही हैं MQM के कभी कभी किसी के पास, तो कोशिशें तो पूरी कर रहे हैं ना, मतलब कि ना चले जाएं आपको छोड़ के। वो तो कोशिशें हैं ना, वो तो स्ट्रगल है, वो तो कोशिशें हैं, और आपके सामने है। इंशाल्लाह बाप के जो आधे मेंबर हैं, एक खातून आज फिर उसमें से निकल आई है, जुबैदा जलाल साहिबा पहले से थी, और काफ लीग आ गई है, और MQM भी इंशाल्लाह आज और कल तक जो है वो आ जाएगी। और मुनहरफ जो अरकान है उनके हवाले से तकरीबन 8 से 9 वापस आ चुके हैं, और बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आना है। फिर उसके बाद डिसीजन के बावजूद जो आपका स्पीकर कौमी असम्बली है उसके अपने इख्तियारात हैं इस इशू के ऊपर, और अच्छे खासे इख्तियारात हैं। और फिर इन सारी चीज़ों से हट के आप लिख लें कि एक पार्टी अपोजिशन की बाहर निकलेगी। मैंने आज से 15-20 दिन पहले जनक इंकशाफ किया था। अच्छा, आज मैं दोबारा दोहरा दूं जी, एक पार्टी अगले 2-3 दिन में किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाएगी। एक पार्टी पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा पार्टी है इसमें, एक पार्टी। बस आप देख लीजिएगा, एक पार्टी किसी ना किसी बहाने से निकलेगी और शहबाज शरीफ साहब के पल्ले
और बेगम सफदर अवान के पल्ले, हमजा शहबाज के पल्ले, मौलवी फजल रहमान के पल्ले कख भी नहीं रहा, कख भी नहीं। सर आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी रह जाती है, फिर तो आप जिनके सबके नाम ले रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कह रही है आसिफ जरदारी साहब के पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे, अब परवेज इलाही नहीं बल्कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो ये परवेज इलाही साहब का जो फैसला हुआ है, इससे तो आपकी अपनी पार्टी का पहले बताएं अंदरूनी तौर पर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? परवेज इलाही साहब अब आपके वजीर आला अगर बन भी जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी पार्टी किधर स्टैंड करती है फिर? आप मुझे ये बताएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या पहले अपोजिशन में थे पंजाब असम्बली में? लेकिन वजीर आला तो नहीं बैठ के जो है वो उस पूरी बात तो सुन लो ना। जी जी। बात ये है कि पहले क्या वो जरा अपोजिशन में थे, कायदे हस्ब इख्तलाफ थे, या किसी अपोजिशन पार्टी के पार्लिमानी लीडर थे, सुबह दोपहर शाम तकारीर किया करते थे असम्बली के फ्लोर पे बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। भाई वो हमारे इत्तेहादी थे, पहले ही हमारे इत्तेहादी हैं। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ा ओहदा होता है वो स्पीकर असम्बली होता है। वो स्पीकर असम्बली का ओहदा एंजॉय कर रहे थे। तो अब अगर वो वज़ीर आला आ जाएंगे तो अल्लाह पाक के करम से किसी किस्म की भी कोई जनाब PTI को कोई नुकसान नहीं होगा, और एक इत्तेहादी सियासत की सूरत में इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और वो बड़े तजर्बाकार हैं, वो पहले डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो वज़ीर आला भी रहे हैं, वो स्पीकर पहले भी रहे हैं, वो मिनिस्टर कई बार रहे हैं। तो अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सारे मामला चलेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है, नून लीग के पल्ले क्या आएगा? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? असल चीज़ नून लीग से तो मैं पूछता हूँ ना, हमजा शहबाज से, बेगम सफदर अवान से, और आज राना सनाउल्लाह जो है ना खिफत के मारे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लंबी लंबी छोड़ने लगे हुए थे कि अलीम खान को हम वज़ीर आला का कैंडिडेट बना देंगे, फलां कर देंगे। कसम खुदा की शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है इनमें। अलीम खान मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो बन ही नहीं सकता कैंडिडेट। जो आइन और कानून है ना इस पाकिस्तान का और असम्बली प्रोसीजर्स हैं, वो नहीं बन सकता। ये पता नहीं कहां से उसको बनाने लगे हुए हैं, उथले हुए हैं, परेशान है। कल जो जलसा रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुआ, नाकाम तरीन। अच्छा, लेकिन यकीन जाने मैंने आज सुबह मैंने डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया पिंडी, क्योंकि मैं लाहौर आ गया था 27 के जलसे के बाद। मैंने उनसे कहा यार मुझे बिल्कुल इम्पार्शियल किस्म का आप पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्या सूरत हाल रही। फिर मैंने बड़े एक न्यूट्रल हलकों से रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में सारों से मैंने रिपोर्ट ली। यकीन जाने कोई बंदा बाहर नहीं निकला पिंडी इस्लामाबाद से। अच्छा, वो जलसे पे आते बच्चे जो पूरे KPK से मुझे बताएं, मान आया हुआ है उसके सर के ऊपर सिर्फ जाओ जलसा। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से जिस तरह आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग काफ साथ है, मुस्लिम लीग काफ के भी एक MNA तारिक बशीर चीमा साहब साथ नहीं है, तो परवेज इलाही साहब तो अपनी पार्टी के 4 ने उसको भी नहीं जोड़ पा रहे। वो आपको दीगर लोग, यानी पंजाब में वजीर आला उनको खुद बनना है, मतलब अगर उन्हें बनना है तो आप वहां पे और भी लोग हैं, वहां पे जिस तरह आपने खुद जिक्र कर दिया अलीम खान ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है, दीगर मुनारिफ अरकान है, उनको भी मनाना है, वजीर आजम को भी बचाना है। तो वो परवेज इलाही साहब ये सब कर सकते हैं? उनके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं आ गई है कहीं? चौहान साहब एक बात तो अपने जहन में बैठा लें आप अच्छे तरीके से कि जहांगीर तरीन ग्रुप PTI का हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। इमरान खान साहब के ऊपर अंधा एतमाद वो करते हैं। दूसरी बात, जनाबे वाला 7 मेंबर जो है वो अपोजिशन के पिछले 3 साल से जो है वो बुज़दार साहब के साथ और हमारी हुकूमत के साथ ओपनली ब्लंटली पहले से चल रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात, चौधरी परवेज इलाही साहब जब लेंगे ना एतमाद का वोट तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें PTI और काफ लीग के होते हुए किसी और वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग पता जाएगा जब आपको डिफरेंस पता चलेगा। इनके पल्ले कुछ भी नहीं। अब तो आज से 1 महीना पहले कहा जाता था मीडिया के अंदर कि अगले इलेक्शन में जीत की ज़मानत नून लीग का टिकट है। जनाबे वाला इस 1 महीने के अंदर अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके ऐसी चीज़ें डेवलप हुई हैं कि आज पंजाब के अंदर अगले इलेक्शन में जीत की ज़मानत PTI का टिकट है। तो जनाब PTI का टिकट जो रखने वाला पहले से MNA MP है वो बेवकूफ़ है कि जीता जिताया इलेक्शन और पार्टी का टिकट रखने वाला जो है ना वो किसी दूसरी जगह जाके चवल मारे और मुंह मारे। कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह, बेगम रहे। अच्छा नहीं, उस मरहले से पहले परवेज इलाही को देखेंगे मरहला, वो तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम देखेंगे, और उनका एक सियासी साख है, अपनी सियासी कदकाट है, वो यकीनी तौर पे तैयारी, उनके पेपर्स होंगे, नंबर्स पूरे होंगे। लेकिन उससे पहला जो मरहला है वो
वफाक में है, वो इस वक्त मरहला कैसे पार होगा, वो पुल किस तरह पार होगा। चौहान साहब, उसके बारे में आपकी यानी तवक्को, आप कह रहे हैं एक जमात अपोजिशन की छोड़ देगी, वो छोड़ के आपके पास आ जाएगी जमात, या अपोजिशन को छोड़ देगी और आपको भी यानी बीच में कहीं होगी, किधर होगी, और क्या तवक्को क्या, यानी वो कौन सा क्या होगा क्या आइंदे 3-4 दिन में, क्योंकि अब 3-4 दिन में वोटिंग है, अभी तक तो एमक्यूएम का भी वाज़े नजर नहीं आ रहा कोई इशारा, उधर से पीएमएलक्यू का भी, जैसा मैंने कहा, एक रुकन तो अपोजिशन में चला गया, भूटानी साहब ऐलान कर चुके हैं, 4 बाप के मेंबर्स वहां चले गए, तो वो अपोजिशन तो क्लेम कर रही है कि हम 171 पे खड़े हुए हैं, आप 172 पर हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ऐसा क्या सरप्राइज है आगे? 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगी खांसी, बाकी रह गए 4। सर जी, मैंने आपको बता दिया है, वो पार्टी निकल के इनसे अलहदा होगी ना भी हो, हम इस वक्त मैंने आपको बता दिया 1 वोट से जीते या 10 वोटों से जीते, 1 से 10 वोटों के दरमियान हम इलेक्शन इंशाल्लाह विन करेंगे, ये अदम एतमाद का प्रोसेस विन करेंगे। और चीज़ें तो खुल के आ गई हैं, इस वक्त रशिया के टीवी उठा के देख लें, वो सारा दिन इस वक्त जनाब वहाँ पे जो कवरेज चल रही है वो ये चल रही है कि जनाब बैरूनी ताकतें किस अंदाज से जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतें जो पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत को टॉपल करने के हवाले से पैसा लगा रही हैं, अपना पूरा जोर लगा रही हैं, अपनी कठपुतलियों को जनाब नचा रही हैं। तो जनाब पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनाब खवास सारे जाग चुके हैं, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं इस वक्त इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन चौहान साहब ये बताएं कि चले आप जिस तरह दावा कर रहे हैं कि 1 से 10 वोटों से आप लोग जीत जाएंगे, आपके ये दावा यकीनी तौर पे आप इस तरह तो नहीं कर रहे होंगे, आपके पास आप कॉन्फिडेंट हैं, तो यकीनी तौर पे आपको सब पता होगा कि क्या होने जा रहा है। ये बताएं कि जीत तो जाएंगे, लेकिन इस पूरी जीत में जो नुकसान होगा सियासी तौर पे, जैसे मैंने कहा कि वजारत आला पीटीआई से पीएमएलक्यू के पास, इधर एमक्यूएम को वजारतें, इत्तेहादियों को मनाने के अंदर मुख्तलिफ वजारतें, आपको शायद गवर्नरशिप देनी पड़ जाए, तो बहुत कुछ खोएंगे भी तो आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या इसका सियासी नुकसान आपको आइंदा इलेक्शंस में नहीं होगा? नहीं, वो कहते हैं ना, किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी ज़ाहदाना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, जनाबे वाला सियासत के अंदर ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। हाँ, हमने इन 3 स्टूजीज और चोरों में से किसी को ऑफर मान ली होती है, हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दो, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दो, जनाब हम उनसे बारगेन कर लेते, मौलवी फजल रहमान को जनाब गवर्नर KPK लगा दो, तो ये हमने किया होता तो भाई जी हम चोर, हम मुजरिम भी थे कौम के, और अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स के और अपनी आवाम के हम गुनाहगार भी थे। और भाई हमने तो अपने ही इत्तेहादी है ना, जो हमारे साथ पहले से चल रहे हैं, पिछले 3.5 साल से इमरान खान साहब की क़यादत में वो एक जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई जना किसी को रिप्लेस कर दिया, किसी को डिप्लेस कर दिया, किसी को इधर से उठा के उधर कर दिया, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, क्योंकि अभी आप जिस तरह कह रहे हैं 1 से 10 वोटों का आप कह रहे हैं हम जीत सकते हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं हमारे पास 200 वोट्स हैं, अब ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है। अगर अपोजिशन अगर कहे कि हम 1 से 10 वोटों से जीते हैं और आप कहें हम 1 से 10 वोटों से जीते, तो एक नैरो मार्जिन सा लगता है। एक तरफ वो क्लेम कर रही है अपोजिशन के हमारे पास 200 हैं, आप कह रहे हैं 1 से 10 हमारे पास, हम जीतेंगे, कामयाबी हमारी, यानी तकरीबन 180 का आप दावा कर रहे हैं, तो बड़ा फर्क नहीं है ये इन दोनों दावों में? ये पोल्स अपार्ट नहीं लग रहे आपको चौहान साहब, ये दोनों दावे? देखो, बिलावल जरदारी का जिंदगी में कभी कोई दावा कोई सच्चा साबित देखा आपने? 2016 में इस बेचारे को बच्चे को लॉन्च किया था आसिफ जरदारी साहब ने। आसिफ जरदारी साहब की भी बदकिस्मती है कि जनाब उसके घर में ऐसा माफूकुल फितरत जनाब वो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी बातें सुने बढ़ के मारता है, और बढ़ के जब मारता है धमकियाँ देता है तो खौफ कम और हासा ज़्यादा आता है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे की क्या बात को यकीन करना। अभी इसने 1 अरब रुपया लगा दिया अपने उस लॉन्ग मार्च पे, और लॉन्ग मार्च क्या था, इन्होंने 3000 बंदा कराची से बुक किया 30,000 रुपये पे, 30,000 रुपया पर हेड पे 3000 बंदा बुक किया, उनको जनाब बसें और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया, उन्हें लेके निकले, पूरे पंजाब और सिंध के हर GT रोड के ऊपर जो कस्बा और शहर आया, उन्हीं 3000 बंदों को उतारता था, उन्हीं से बढ़ के मारता था, तकरीरें करता था, फिर उन्हें बिठा के आगे ले जाता था। अब ये इस किस्म का एक ब्रेक लेनी है चौहान साहब, एक ब्रेक सुनो, इस किस्म के मुज़ाहिका खेज किस्म के लॉन्ग मार्च करने वाले बिलावल की बात के ऊपर क्या तबसरा? चले तबसरा आप नहीं कर रहे, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद चौहान साहब आपने रशियन टीवी किया इस पर भी, और जो आप कह रहे हैं जी कि कोई साजिश आलमी सतह पर बनाई गई है, आपकी जमात कह रही है, आज भी कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में, इस पर बात होगी कि मामला क्या नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती का हो चुका है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन मुल्क के सियासी माहौल पर गुफ्तगू हो रही है। हुकूमत क्या देख रही है, फयाज चौहान साहब से गुफ्तगू हो रही है। बड़ा कॉन्फिडेंटली फयाज चौहान साहब ने कहा है कि जो जीत होनी है, नहीं जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की उसको शिकस्त होनी है, हुकूमत की जीत होनी है। नंबर्स यूँ बता रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक वो कहते हैं कि उस मार्जिन से हुकूमत जो है वो शिकस्त देगी अपोजिशन को इस तहरीक अदम एतमाद में। फयाज चौहान साहब, ये अदम एतमाद कामयाब होती है ये एक मामला है इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला जिसकी हसासियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक दर्जा हरारत और बढ़ गया है और जिसकी वजह से कौमी सलामती का मसला उठकर सामने आ चुका है, वो उस खत का है जिसका तस्करा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया। इस खत के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर साहब ने भी बताया कि किस तरीके से ये खत है। और इसमें एक और अहम बात जो है वो ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहते, तो खौफनाक नताइज की धमकी दी गई है। तो फयाज चौहान साहब, पहले तो ये बताएं, आपकी अगर इल्म में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ वज़रा को पता है और कुछ हायर जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं उनको पता है इस खत के बारे में, क्या इसके मरकजी किरदार कौन है? आपकी हुकूमत किसकी तरफ जो है इस पर उंगली उठाएगी कि कौन कौन इसका मरकजी किरदार है? तसल्ली से मुझे 3 मिनट सुनना है आपने। जी। मैं सफ़ियान पहला पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हूँ जिसने आज से 20-22 दिन पहले अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से एक डॉक्यूमेंट, एक आर्टिकल जो है वो मैंने जनाब पोस्ट किया था, जो लाखों लोगों तक जनाब वायरल हुआ था। और उसके ऊपर फिर इनकी अपनी ऑफ शूट है एक अमेरिकन CIA की, माइकल कुलिगमैन, एक इनका साउथ एशिया की एक NGO का जनाब सहाफ़ी है, वो बड़ा अपने आप को गैर जानबदार तजिया निगार कहता है। उस समेत पाकिस्तान के अंदर जितने गैर मुल्की ताकतों के डॉलरों और अशारों पे नाचने वाले सहाफ़ी और एंकर्स थे ना, उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पे मेरी वाह किट लगाई थी। लेकिन मैंने जो बात कही उसके बाद फिर मैंने आज से 10 दिन पहले मैंने एक लेटर, एक NGO का जो CIA की ऑफ शूट है, मैंने वो लेटर जनाब अपलोड किया, वो भी वायरल हुआ पूरे पाकिस्तान में। सहाफ़ियों में सिर्फ जनाब आपके ओरिया मकबूल जान साहब को जरूरत हुई थी और सियासतदानों में अकेली मेरी जरूरत थी। मेरी फेसबुक पे और ट्विटर पे आज भी मौजूद है। उसके ऊपर भी बड़ी किट लगाई लोगों ने, जो उनके फ्रंटमैन है यहाँ पर, कि जनाब ये पता नहीं दूर की कोड़ी उठा के ले आए। भाईजान, बड़ी बात क्लियर है, NED, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, एक अमेरिकन CIA की एक ऑफ शूट है NGO के नाम पे, उसका एक लेटर मैंने अपनी फेसबुक पे और ट्विटर पे चढ़ाया हुआ है, जिसका 29 अक्टूबर 2021 का, आज से 4-3 महीने पहले का, उसमें ओपनली उन्होंने लिखा है कि हमने $80 लाख, $8 मिलियन, 140 करोड़ रुपया, 1 अरब 40 करोड़ जो बनता है, वो हमने 3 मकासद के लिए पाकिस्तान में तकसीम किया है। उसमें से एक मकसद 2023 का इलेक्शन अपनी मर्जी के मुताबिक जनाब हेल्ड करना, और उसमें लिखा है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से चैलेंज देता हूं शाहिद खकान अब्बासी को, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब इमरान खान साहब को गैरत का और खुददारी का दस दे रहा था, और खुद अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अपनी पेंट और अपनी कमीज और अपनी जनाब कपड़े उतरवा के आया था। उसको मैं चैलेंज देता हूं कि वो मेरी इस बात का कुरान के ऊपर हलफ दे कि उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हमने पाकिस्तान के अंदर शाहिद खकान अब्बासी को, मुराद अली शाह को, शीरी रहमान को, अता तारण को, और इनसे हमने मुलाकातें की हैं। और जनाब उन मुलाकातों में फिर हमने ये $80 लाख जो है वो हम तकसीम कर रहे हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से शाहिद खकान अब्बासी को चैलेंज देता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कुरान पे हाथ रख के कहे कि उसकी जनाब NED के साथ मुलाकातें नहीं हुई, उसकी मैनेजमेंट के साथ, उसके ऑफिशियल्स के साथ, और वो जो उन्होंने लेटर लिखा है वो क्या चीज़ है। और जनाब सारी दुनिया को पता है इस वक्त अमेरिका आंखें दिखा रहा है। लेकिन चौहान साहब, मुझे यहाँ पे सवाल, अदारों को इमरान खान के खिलाफ। चौहान साहब, जिस खत का आप तस्करा कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं। ये खत ने कहा है कि 7 मार्च को मौसूल हुआ है। और दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ चौहान साहब आपसे, कि अगर ऐसा एक खत है जिस तरह भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो हुआ था मामला, और हमने देखा था उस मामले के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी, एक आला सतही एक कमेटी है, एक प्लेटफॉर्म है जहां बैठकर इस तरह के इशू, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, ये सिर्फ किसी वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ात का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। तो आपको नहीं लगता कि मुनासिब है कि इस खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर आया जाए? अपोजिशन तो कह रही है इसे पार्लियामेंट में लेकर आया जाए,
तो अगर ये कौमी राज तो है आप कह रहे हैं, लेकिन ये कौमी सलामती का मामला भी तो है चौहान साहब इसके साथ साथ, तो क्यों इस पर राज रखा जाए, बल्कि इसको डिस्कस किया जाए तमाम फोरम्स के ऊपर। और ऑपोजिशन तो कह रही है कि हम आपका साथ देंगे अगर ऐसा कुछ है तो। मेरा जवाब सुन जी। पहली बात तो यह, जिस लेटर की मैंने बात की है NAD की, मैं वो नहीं कह रहा कि ये वही तो लेटर वो नहीं है, सही इमरान खान साहब ने लहराया, मैं ये नहीं कह रहा। सही। इमरान खान साहब का लेटर जो है वो आज से 20 दिन पहले का मुझे इल्म था कि एक लेटर आया था। वो लेटर एक ताकतवर मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के एक ताकतवर शख्स को आया था और उसको ये थ्रेट लगाया गया था कि तहरीक अदम एतमाद जो आ रही है, अगर ये नाकाम हुई तो फिर इसके जनाब रिपरकशंस जो है ना और इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको बड़े सवीर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ जो है ना वो खुल चुकी है, सबको पता है। इस वक्त मैं आपके पाकिस्तान के तमाम उन नाजरीन को जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब तक टीवी देख रहे हैं, आप इसी वक्त रशियन टीवी उठा के देख लें, RT उठा के देख लें, उनके सारे नेशनल टीवी चैनल उठा के देख लें, वो एक एक चीज़ खोल के रख रहे हैं कि आलमी ताकतें जो है ना, जो पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो क्यों जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठी हुई हैं। और फिर मैं पूछता हूँ, ये सुल्तान व फरूरुद्दीन और तुगरल नवाज शरीफ, ये इसराइली सफारतकारों से वहाँ पे लंदन में क्यों मुलाकातें करता रहा है? मैं ये सवाल पूछता हूँ, जिसके प्रूफ जो है वो देने को तैयार है पाकिस्तान की हुकूमत और उनके पास मौजूद है। ये इंडियन रॉ के एजेंटों से क्यों मिलता है? जनाबे वाला, सारी चीज़ें खुल गई हैं। पाकिस्तान के अदारों को, अदालतों को, अवाम को, खवास को, सबको पता चल चुकी है कि सिर्फ इमरान खान क्योंकि पाकिस्तानियत की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, नामूस रसालत की बात करता है और वो एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात करता है, इस वजह से ये सारे चोर अचक्के और नौसरबाज और लुटेरे और ये स्टूजीज और ये कठपुतली, ये गैर मुल्की डॉलरों के और उनके अशारों के ऊपर नाच कर पाकिस्तान के अंदर लॉ नेस्टनेस क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन इंशाल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। लेकिन चौहान साहब, ये आपने जिस तरह कहा कि सबको इल्म है, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में तो अमेरिका आ रहा है, लोगों के जहन में वाहिद मुल्क अमेरिका आता है जब आप कहते हैं कि इस तरह कुछ हो रहा है, और खासतौर पे जब रूस का तज़किरा करते हैं, तो बहुत जरूरी नहीं है कि ये खत, मैं नहीं कह रहा कि मीडिया में आ जाए, मैं नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा फोरम है, वहां आ जाए। सफियान युगांडा की तरफ से लेटर आया था। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर ये बताएं, अगर ये आ चुका है और फिर युगांडा से, अगर जहां से आप कह रहे हैं वहीं से आया अमेरिका से, तो फिर हमारे फॉरेन ऑफिस ने कुछ क्यों नहीं किया? अगर थ्रेट डायरेक्ट आई है और लिखी हुई थ्रेट आई है, तो फिर हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जो मीटिंग्स हैं, उसमें इस खत को डिस्कस किया अभी तक आप लोगों ने कि एक थ्रेट भेज रहा है एक मुल्क को, डायरेक्ट रिटर्न थ्रेट? आप लिखी हुई थ्रेट की बात करते हो, सफियान सुन लो यार, सुनो एक मिनट, इधर चुप हो जाओ, इधर ही। आप लिखी हुई थ्रेट की बात करते हो, उसने क्या कहा था वो कोलन क्या नाम था वो जो मुशर्रफ दौर के अंदर जिसने कहा था कि हम आपको पत्थरों के दौर में, कोलन पावल था ना, कोलन पावल ने परवेज मुशर्रफ को क्या कहा था? और ये तो ओपनली थ्रेट लगाते रहे हैं, ये तो ओपनली थ्रेट लगाते रहे हैं। अभी तो खत आया है और उस खत को बड़े तरीके से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है ना प्रेजेंट किया, बड़े सबूतली तरीके से, कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया, सारी दुनिया को पता चल गया, लेकिन तरीके से। ये तो ओपनली थ्रेट लगाते हैं। तो जब ये बात नहीं है, अल्लाह पाक ऊपर बैठा है और सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बच्चे को हर चीज पता चल जाती है। सही। और जिसका अल्लाह पे ईमान है, वह तो इज़्ज़ुमन तशा व तुज़िल्लुमन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले, जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह की जात करती है, कोई अमेरिका, कोई यूरोप या कोई दुनिया की दज्जाली ताकत नहीं करती। ये हमारा ईमान है। चौहान साहब, लास्ट में सवाल है बस आपसे, आपने मुझे कहा कि एक पार्टी 3 से 4 दिन के अंदर अपना फैसला करके छोड़ देगी इस इत्तेहाद को। अब अगर एक तरफ ये आलमी साजिश है, एक तरफ पैसे लगे हुए हैं, और आप जिस तरह वाज़े इशारा है कि एक मुल्क कर रहे हैं और उसमें ये लोग शामिल हैं, उसके बावजूद भी वो पार्टी छोड़ देगी, आप कायम है इस बात पे? और सर कुछ सींग पाकिस्तान में भी फंसे होते हैं ना उनके। कुछ टिकटिकिया, कुछ कुड़किया, कुछ मजबूरियां। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रे, जरा ठहरो सजन मजबूरियां रे। इसके साथ भी बहुत सी मजबूरियां लोकल भी होती है ना। सही, ठीक है, यानी लोकल मजबूरियां अभी भी हैं। लोकल मजबूरियां सो होती है, अवाम मुखालिफ हो गई, अवाम दुश्मन हो गई, ये मजबूरी पता चल गया ना। सही। कल इतना फ्लॉप जलसा हुआ है पिंडी इस्लामाबाद में, खुदा की कसम मुंह छुपाते फिर रहे हैं नून लीग वाले और मौलवी फजल रहमान। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। रिपोर्टें छोड़े, आप बाहर की एजेंसियों की रिपोर्टें ले लें। मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा चौहान साहब, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया है। सूरत हाल बात हुई है, इस सियासी सूरत हाल का मईशत पे असर क्या हो रहा है, डॉक्टर अशफाक हसन साहब से गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हुई।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सियासी माहौल पर तो बात हुई सियासतदानों से। असल जो मसला इस मुल्क का मुल्की मईशत है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मार्च चल रहा है उसका नाम महंगाई मुकाओ मार्च है। इधर लगता ही है बज़ाहिर के निज़ाम हुकूमत मफलूज सा बज़ाहिर एक माह से नज़र आता है। अपोजिशन हुकूमत सबकी तवज्जो तहरीक अदम एतमाद पर है, एग्जीक्यूटिव्स की तवज्जो तहरीक अदम एतमाद पर है। ये सूरत हाल जो मईशत जिस सिमत में जा रही है कहीं वो कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की तरफ तो नहीं जा रही। डॉक्टर अशफाक हसन साहब डीन नस के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये फरमाएं कि आप इस तरह देख रहे हैं, लेकिन इस सियासत का असर मईशत पर किस तरह देख रहे हैं, और क्या ये कौमी सलामती का इशू तो नहीं बनता जा रहा जिस तरह डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, जो फिस्कल डेफिसिट्स हमारे जो हालात चल रहे हैं और तवज्जो किसी की नहीं है इस तरफ। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो बहुत पहले से बना हुआ है। ये सिर्फ अभी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से तो ये थोड़ा सा और भी खराब हो गया है। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत जो है बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, बिल्कुल। और शायद ही दुनिया में कोई इस किस्म के जिसको 70 साल 72 साल 75 साल जिस मुल्क को हो गया हो, वहां पर एक निज़ाम आज तक हम ठीक से नहीं बना सके। और जो हमारे यहाँ खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है हर चीज की, ऑल इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, तो इससे बहुत ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के जो परसेप्शन है बाहर में, उसको भी बड़ा झटका लगा है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, सारे साइडलाइन पे है इस वक्त। दे आर ऑल वेटिंग कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैंने अभी चंद दिनों पहले एक इन्वेस्टर्स के कॉल मैंने किए, लोगों ने मुझे कॉल पे लिया हुआ था। तो कुछ न्यूयॉर्क में लोग बैठे हुए थे, कुछ लंदन में थे, और इसी तरीके से कुछ सिंगापुर में थे। टाइम जोन बड़ा मुख्तलिफ था। तो उनके साथ जब मैंने बात की, एवरीबडी वाज कंसर्न्ड। उन लोगों ने पाकिस्तान के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है सब में, और सबको फिक्र लगा हुआ है कि ये पता नहीं ये मुल्क किधर जा रहा है, हमारे पैसे का क्या बनेगा। तो ये है लेवल ऑफ जो कंसर्न लोगों का हो गया है हमारे मुल्क की सियासत जो जिससे। तो जब इसके से मुल्क सूरत हो, इतनी बेयकीनी की सूरत हाल हो, तो कोई उस मुल्क के इकोनॉमी का फ्यूचर नहीं होता है। उस मुल्क की इकोनॉमी का कोई फ्यूचर नहीं है जब मुल्क इतने स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी से गुजर रहा हो जैसे आजकल हम गुजर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा कि एक लफ्ज़ हम यहाँ पे सुनते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी। मैं उस लफ्ज़ के मुतालिक आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो मुमकिन तो नज़र नहीं आता इस सियासी माहौल के अंदर जिस तरह पोल्स अपार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, नफरतें उरूज पर हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं कि कौमी सलामती का इशू पहले था और अब और बिगड़ गया है, तो जो जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मुक़्तदर हल्के कहते हैं, या जो भी हमारे आला इदारे जो कौमी सलामती के जिम्मेदार हैं, क्या उनको आप कोई बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सियासी गैर जानिबदारी को, क्योंकि अब ख़त्म करके, क्योंकि इस वक्त जो मईशत की सिमत जिस तरह आप बता रहे हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो हुआ है उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकेंगे शायद। मैं इतने ज़माने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसी को इस मुल्क से मुल्क की मईशत से कोई लगाव नहीं है, और मैं बहुत सोच समझ के ये लफ्ज़ कह रहा हूं। किसी भी अदारे को पाकिस्तान की मईशत से कोई लगाव नहीं है। जहन्नम में चले जाए ये मुल्क की इकोनॉमी, किसी को जू तक नहीं रहेगा। और इसमें क्योंकि सारा जो हमारा अटेंशन जो है इस वक्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो गवर्नर को मौका मिल गया खेलने का। वो पहले भी खेल रहा था एक्सचेंज रेट से, आज भी खेल रहा है वो एक्सचेंज रेट से, क्योंकि किसी की नजर नहीं है उसके ऊपर में। दिस गवर्नर हैज आल्सो बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और ये बात मैंने अभी एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए भी कही है। और किसी की नजर नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन कहती है कि वो आएंगे तो वो IMF प्रोग्राम से छुटकारा कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सर यानी एक तरफ तो हुकूमत है, उसने जो किया है नजर आ रहा है, जो दावे दूसरी तरफ से हो रहे वो इस गवर्नर को या वो इन गवर्नर स्टेट बैंक को या IMF प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं। बिलावल साहब ने कहा था हम खत्म, क्या या वो भी सिर्फ बातें हैं, दावे हैं, क्या है वो डॉक्टर साहब? सब बातें हैं। मैंने आपसे एक लफ्ज कहा कि किसी को इस मुल्क की मईशत से ना हमदर्दी है ना उसके लिए वो करना चाहते हैं। सब अपने अपने जाती मईशत को बेहतर करने में लगे हुए हैं बस।
और ये शायद जो नाज़रीन आप सुन रहे हैं ना डॉक्टर शफाक हसन साहब की बात, ये शायद इस मुल्क का सब में बड़ा अलमिया है, जो आयरनी जिसको कहा जाता है ना, कि इस एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि किसी को मुल्क की फिक्र है नहीं। तो डॉक्टर साहब डॉलर किधर जाएगा, ये आम आदमी अगर, क्योंकि उसको तो अपनी जेब की फिक्र है ना, इमरान खान साहब रहे हैं या क्या रहे, उसकी जेब को, उसकी आमदनी पे फर्क पड़ेगा, उसको उसकी फिक्र है अखराजात की। डॉलर किधर जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं खेल रहे हैं, तो किधर तक जाता है वो आपको नजर आता है? कोई पता नहीं है, जहां गवर्नर की मर्जी आएगा वहां ले जाएंगे। उन तमाम लोगों को जबरदस्त बेनिफिट, उसके बेनिफिशियरीज होंगे जिनको डॉलर में पेंशन मिल रहा है, उनके तो वारे निहारे आ गए हैं। ठीक है ना, पेंशन तो उनका खुद ब खुद बढ़ रहा है और गवर्नर साहब बढ़ा रहे हैं उनकी पेंशन को भी। तो वो जो बोलने वाले हैं वो भी चुप है ताकि उनके पैसे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो मुसीबत में है। इस डॉलर के डिप्रिसिएशन का जितना इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम पे पड़ा है, खासकर जो मिडिल इनकम और गरीब अवाम है, उस पर पड़ा है, किसी और पे नहीं पड़ा। अमीरों को तो कोई फिक्र नहीं है डॉलर कहाँ जाता हो। दे कैन फाइट दिस बैटल ऑफ इन्फ्लेशन बट नॉट द पुअर मैन एंड द मिडिल इनकम पीपल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया एंड यू समराइज्ड इट वेल। जिस तरह बताया कि शायद किसी को हुकूमत, ऑपोजिशन, किसी को भी आपने जो इन शॉर्ट बहुत बड़ी बात की है कि फिक्र ही नहीं कि इस वक्त मुल्क की मईशत किधर जा रही है। आपके सामने नाज़रीन रखी मुल्क की माशी सूरत हाल, जिस पर शायद कोई बात भी नहीं कर रहा। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।